जो अभी तक पढ़ा है उससे आगे की बात करेंगे हम लोग पढ़ रहे थे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब यहां से क्वेश्चंस हर एग्जाम में बनते हैं, ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कोवैलेंट कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कोवैलेंट कंपाउंड, ये आपके हेडिंग का नाम था, ये टॉपिक है आपका, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक कोवैलेंट कंपाउंड के कुछ नाम बता दीजिए सर। तो ऐसा कोई भी आपके पास कंपाउंड, ठीक है, जिसमें आपके पास कार्बन के अलावा मेटल एलिमेंट्स हो या कोई मेटल नॉन मेटल्स हो। कार्बन भी चल सकता है, ठीक है ना, कोई कसम नहीं है कार्बन की, लेकिन कार्बन के अलावा भी हो, जैसे कि AlCl3, BCl3, SF6, SiCl4, ठीक है ना, CCl4, H2, H2O8, P4O10, P2O3, PCl3, PCl5, इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी हाइड्रोलिसिस की हम लोग चर्चा करने वाले थे, जिनमें हमारे पास कंडीशंस था, कुछ कंडीशंस ये था, 3 कंडीशंस हम लोगों ने लगाए थे इनमें। उन तीनों कंडीशंस को अगर हम लोग सीख पाए, उन कंडीशंस को अप्लाई कर पाए, तो हमारे लिए पूरा का पूरा टॉपिक बहुत ही आसान होने वाला है। ठीक बात है। ये बताइए कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। हेलो, आप लोगों को सुनाई दे रहा है क्या? जी सर, अंडरस्टूड। हाँ, कंडीशन फर्स्ट था कि एक आइटम होना चाहिए जो पार्सली पॉजिटिव चार्ज हो, पार्सली पॉजिटिव चार्ज हो। कोई एक ऐसा आइटम है जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है ना। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आइटम हो उसके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, खाली ऑर्बिटल। कैसा? या तो p हो या तो d हो। तो तीसरी इनकी खास बात थी वो ये थी कि जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो उसके अराउंड में, है ना, इसके अराउंड में नो स्टेरिक हिंड्रेंस, इसके आसपास स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल ना हो, मतलब इसको कोई क्राउडिंग ना हो, स्टेरिक क्राउडिंग ना हो, कोई घेरे ना हो। और चौथा मैंने बताया था कि हाइड्रोलिसिस के लिए जो जरूरी बात है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट जिस आइटम पे हाइड्रोलिसिस हो रही है, अटैक हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल का, उसमें ऑक्सीडेशन चेंज नहीं करना चाहिए, मतलब चेंज 0 हो, मतलब ऑक्सीडेशन शुड बी कंजर्व। ये 4 बातें हम लोगों को ऑब्जर्व करनी होती हैं, इन 4 बातों को हम लोग देख पाते हैं। उसके बाद मैंने कहा था कि जो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस होती है, जो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलिसिस का जो रेट होता है, फिजिकल में भी हाइड्रोलिसिस बहुत विस्तार से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, पढ़ाऊंगा। वो क्या था एक्चुअली में कि 1 अपॉन साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करता है ना। जितनी बड़ी साइज होगी, किसी ग्रुप की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, जितनी बड़ी साइज होगी उतना कम रेट हो जाएगा, और साथ में क्या होगा, डेंसिटी ऑफ चार्ज या चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी एक्चुअली में साइज का उल्टा हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको अगर हम कंसिडरेशन में रखते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं, तो इनसे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती है। ठीक बात है। बाकी चीजें हम लोगों ने करा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ नए एग्जाम्पल के साथ जो हमने कल नहीं पढ़े थे उनको। एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, करीब पिछले 5-6 सालों से इसने धूम मचा रखा है एग्जाम में, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। कभी जेईई मेन में पूछ लिया, कभी एडवांस में पूछ लिया, थोड़ा सा कन्वर्ट हो गए, कभी आपका पीजीटी में पूछ लिया, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर मैंने SF4 मॉलिक्यूल लिया, SF4 का जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसके बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 होते हैं, यहाँ से आएगा 4, 6 और 4 10 हो जाएगा। 10 का मतलब कि sp3d होगा। क्या होगा? sp3d। और sp3d में जब इसका आप शेप बनाओगे तो इसका जो शेप बनेगा
चूंकि दोनों फ्लोरीन एक्सियल में जाएंगे पहले, तो ये बन जाएगा सीसा शेप। कैसा होगा? सीसा शेप। तो सीसा शेप का एक बहुत ही फेमस मॉलिक्यूल है, बार बार पूछा जाता है। इस SF4 का अगर मैं हाइड्रोलिसिस कराऊं, क्या कराऊं? हाइड्रोलिसिस कराऊं इसका, हाइड्रोलिसिस। तो अगर हम देखते हैं इसके हाइड्रोलिसिस में जो मॉलिक्यूल फाइनली बनता है वो बनता है H2SO3। अब ध्यान देने वाली बात जो यहाँ पर है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम सभी लोगों को कंसीडर करना है, वो है कि यहाँ पे सल्फर का स्टेट है +4 और एक ऑक्सीजन पे होता है -2, तो 3 पे कितना होगा जी? बताएं आप लोग। तीन पे कितना होगा? प्लीज रिप्लाई करिए आप लोग। हेलो, नहीं आ रही आवाज मेरी? हेलो, आवाज नहीं आ रही थी क्या आप लोगों को? क्या हुआ भाई? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही तो टाइप कर दीजिए आपको जो प्रॉब्लम हो, और आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं आप लोग, तो आप लोग तो रिप्लाई कर दिया करो जिससे मुझे पता लगे ना कि आप लोग क्लास में हो। ये फिर कैसे पता चलेगा, बताइए आप लोग। कोई एक रिप्लाई कर दिया करो कि यस सर आवाज आ रही है, या जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसे आप बता दिया करिए बस। तो देखिए सल्फर का यहाँ +4 है, एक ऑक्सीजन पे -2 हो रहा, तो 3 पे कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। और -6 में से 2 हाइड्रोजन के +2 गएंगे तो ये भी +4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया। जो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया वो कितना आया? 4 - 4 आया, मतलब कि 0 आया। 4 पहले भी था और 4 बाद में भी मिल गया आपका। अब हम इसका मैकेनिज्म पार्ट देखेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से हाइड्रोलिसिस प्रोसेस हो रहा है, इसमें वाटर का रोल कैसा है, वाटर अटैक कैसे करता है, ये सारी कुछ चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसमें कि जो हमारा सल्फर है, ये है सल्फर हमारा। इस सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन के जोड़े, इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6 थे। एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, और बदले में इनसे एक एक शेयरिंग भी कर लिया, तो 8 हो गए। तो इसका मतलब इसके पास एक तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपको बताना पड़ेगा। अब ये क्यों लेगा किसी का इलेक्ट्रॉन? इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी ये जिनसे जुड़ गया है ना, वो बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ये वाले बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव लोग हैं। ठीक है, फ्लोराइड, इस नाते इनकी करतूतों की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके पास जो बैकेंट डी ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल है जी? डी ऑर्बिटल है। इस डी ऑर्बिटल में जो वाटर मॉलिक्यूल हमारा होगा, जो H2O होगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसमें क्या करेगा? ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर देगा। जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर किया, दिखने में तो फिजिबल नहीं, लेकिन कंडीशंस यही है ना। अब क्या होगा? यहाँ पे सल्फर है हमारा, यहाँ फ्लोराइड है हमारा, यहाँ भी फ्लोराइड है हमारा, ये भी फ्लोरीन हो गया। मैंने थोड़ा सा रिवर्स इस वाली इमेज को इधर दिखा दिया बस। अब क्या होगा? ये जो लोन पेयर हमारा था, यहाँ पे था ही, साथ में वाटर जुड़ गया है, तो एक ऑक्सीजन ऐसा जुड़ा है जिसके पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन थे। तो अब जब ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड होंगे, तो 3 बॉन्ड होने की वजह से इस पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, जिसको हम फॉर्मल चार्ज के नाम से जानते हैं। ठीक बात है। अब क्या होगा? यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट होने वाला है। क्या होगा? एक रीअरेंजमेंट होगा, जिनमें के तहत ये जो आपके पास H है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस वाले प्लस को देके, मतलब ऑक्सीजन को देके जाएगा, और साथ में यहाँ से F निकलेगा, तो माइनस का HF होगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? S, एक F ये बचा था, एक ये बचा था, एक ये, 3 F बचे थे 4 में से, और एक क्या हो गया हमारा? OH हो गया। ठीक बात है।
सिमिलरली अगर मैं एक बार फिर से इस पे वाटर डालूं, ठीक है ना, एक और H2O लूं मैं, तो फिर से एक HF जाएगा यहाँ पर और बदले में मिलेगा आपको सल्फर, फ्लोराइड, फ्लोराइड, OH, OH। एक और मैं H2O लूं यहाँ पे, तो यहाँ पे HF जाएगा और सल्फर पे एक OH यहाँ पर, एक OH यहाँ पर, एक फ्लोराइड, एक फ्लोराइड, सॉरी एक और OH। और फाइनली जब आप इसमें वाटर लोगे तो -HF होगा, यहाँ सल्फर होगा और चार के चारों क्या बनेंगे आपके, ठीक है, OH बनेंगे। एक तो ये कंडीशंस। हेलो, हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है क्या? सर बीच बीच में। क्या बेटा? अब तो आ रही है सर क्लियर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाते हैं सर बीच में। अच्छा सर आपके नहीं, हम लोगों के सर। अच्छा अच्छा, दिख तो रहा है ना जो आपको बताया जाएगा। हाँ जी हाँ जी। ठीक है भाई, चलिए, समझ में आ रहा है बेटा? अब हम रुकते हैं थोड़ी देर के लिए इस वाले मॉलिक्यूल पे। एक तो ये तरीका है कि आप सारे को इस तरीके से दिखाइए कि हर जगह OH हो गया। एक दूसरा तरीका ये है कि जब ये मॉलिक्यूल आपके पास गया, है ना, तो एक सेकंड भाई, ये जो मॉलिक्यूल आपके पास है ये वाला, एक तो इस तरीके से सपोज कर सकते हैं, एक हम और सपोज कर सकते हैं कि एक ही एटम पे दो H ग्रुप कैसे एग्जिस्ट करेंगे, है ना। हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ जी, आप कौन हो? अब बाद में लगाना, कोई कंपनी नहीं है, ठीक है। तो यहां से क्या है कि जब आप इसे जरा सा हीट करोगे तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाएगा और ये बनेगा क्या, सल्फर, फ्लोराइड, फ्लोराइड, और यहाँ हो जाएगा सिंपली डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसा हो जाएगा। ठीक बात है। अगर हम देखें, क्योंकि एक पर दो H बहुत आसानी से स्टेबलाइज नहीं करेगा। उसके बाद हम यही सेम केस करेंगे और इसमें लगाएंगे दो वाटर मॉलिक्यूल्स और -2HF, तो फाइनली बनेगा क्या, ये आपके पास ऑक्सीजन और ये OH हो जाएगा। इसको समझना है, ये मॉलिक्यूल समझना है, इसी को सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं, H2SO3, H2SO3। या अगर इसको समझिए तो इसमें भी क्या होगा, दो से वाटर निकाल दीजिए तो यहाँ भी बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये ओवरऑल तरीका था आपका कि SF4 की हाइड्रोलिसिस कैसे होती है। ठीक बात है, चलिए आगे चलते हैं। अब अगर हम BCl3 की बात करें तो BCl3 को अगर आप ध्यान से देखेंगे, है ना, बोरोन ट्राइक्लोराइड की, तो यहाँ पे Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, माइनस है यहाँ पर। इस नाते अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट तो नहीं मिलेंगे, HOCl वाला बात तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पे प्लस है और बैकेंट p ऑर्बिटल है। इस नाते जो भी आपके पास वाटर मॉलिक्यूल होगा वो रिएक्शंस करेंगे। ठीक बात है। तो अगर हम देखें तो OH और H होगा, OH और H होगा, OH और H होगा, तो नेगेटिव एंड तो यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा अपना और पॉजिटिव एंड इसका क्या करेगा, यहाँ इंटरेक्ट करेगा। इस तरीके से तीनों मॉलिक्यूल करेंगे वाटर के और बनेगा क्या, BOH, BOH, BOH प्लस 3HCl। ये जो ऑक्सीजन है ना,
इस पे 2 लोन पेयर होते हैं, क्या होते हैं जी, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये बैक बॉन्डिंग करता है, उसके साथ क्या करता है जी, बैक बॉन्डिंग करता है, जिसकी वजह से इसमें प्लेनरिटी आ जाती है। और प्लेनरिटी आने की वजह से जब ये दूसरे H3BO3 मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ एक प्लेनर रिंग बना लेता है, सीट टाइप का स्ट्रक्चर। वो रिंग प्लेनर होते इस नाते एक दूसरे पे स्लिप मारते हैं। इसी स्लीपिंग एक्टिविटी की वजह से, स्लीपिंग प्रॉपर्टी की वजह से बोरिक एसिड से आपका क्या बनता है, सिंपली जो हम लोग गर्मियों में पाउडर यूज करते हैं, है ना, उसमें बोरिक एसिड का ही पाउडर होता है, टेल्कम पाउडर जिसको आप लोग कहते हैं। ठीक बात है, तो ये हो गया आपका। और अगर आप इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं सर अभी भी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो आप एक वाटर मॉलिक्यूल इसको और दे दीजिए, तो वाटर मॉलिक्यूल जो अगला होगा ये फिर से यहाँ पे अटैक करेगा और बनेगा क्या, BOH पे 4, 4 OH आ जाएंगे और एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है जी, BOH पे 4। और अगर आप चाहते हैं कि ये रिएक्शन इसी डायरेक्शन में हो, ये रिएक्शन से रिवर्स ना जाए, इस नाते हमें इसको बांधना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्यू ड्रॉप, सम ड्रॉप ऑफ सिस डाइऑल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सिस डाइऑल, जिसमें 2 H ग्रुप एक साइड में, जैसे कि ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, ग्लिसरॉल हुआ, ये सारा, इसके डालने से रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में रहेगा, ये वापस नहीं जाएगा। कॉम्प्लेक्स बना करके इसको प्रोडक्ट में रोक देंगे, इसकी केसी की वैल्यूज बढ़ जाएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे एंड पॉइंट अर्लियर मिलेगा। तो क्वेश्चन आता है कि बोरिक एसिड के टाइट्रेशन में एंड पॉइंट को जल्दी ऑब्टेन करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आपका सिंपल सा आंसर होगा कि सर अगर एंड पॉइंट हम जल्दी अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे आसान बात है, सबसे सिंपल तरीका है, क्या करें, उसमें थोड़ा सा सिस डाइऑल ऐड कर दे। बताइए आप लोग, समझ में आ रहा है सबको, आवाज क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। ठीक, विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं अरुण? नहीं सर, क्लियर है सर। सर लेकिन अब रेड देखिए, रेड यूज नहीं करो सर। अच्छा रेड नहीं, व्हाइट यूज कर लो ना, व्हाइट। हाँ कोई सा भी कर लो सर, रेड रेड को छोड़ के। ठीक है, ये है बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है ना, जिसमें कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है, ड्यू टू द फजान रूल। अब अगर मैं इसमें H2O के साथ रिएक्शन करूं तो हम देखते हैं कि 2 वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 2 क्लोराइड है यहाँ पर, है ना। अब रिएक्शंस होगा तो बनेगा क्या, 2HCl प्लस बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। अब ये रिएक्शन कैसे होगा, बहुत सिंपल होगा, आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपने इस बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो आपका बना हुआ है, ठीक है ना, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो कंप्लीशन के लिए आप इसमें और वाटर मॉलिक्यूल जोड़ सकते हैं आसानी से। तो जब एक वाटर मॉलिक्यूल और डालेंगे इसमें तो बनेगा बेरिलियम, ठीक है ना, OH का होल ट्वाइस, और क्या बनेगा जी, OH2 पे पॉजिटिव चार्ज। अब आप इसमें और देखेंगे तो एक H प्लस निकल जाएगा यहाँ से आसानी से, बनेगा बेरिलियम OH का होल थ्राइस। आगे भी बात और बनेगी, क्यों, क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो वाटर डाल दीजिए इसमें और, तो बनेगा क्या, बेरिलियम OH का होल 4। बेरिलियम के कॉम्प्लेक्स हर बार CSIR में और JEE में आते हैं, ठीक है ना, हर बार आते हैं बेरिलियम के कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल जेम बनते हैं इनसे, बेरिलियम से। जितने भी मड़ियाँ बनती थी पहले, नेचुरल मड़ियाँ होती थी, उनमें बेरिलियम जरूर हुआ करता था, ठीक है ना। बेरिलियम आपकी मिट्टी में भी है। ये हो गया, इसको बोलते हैं वेरिलेट आयन। क्या बोलते हैं जी, वेरिलेट आयन, बेरिलियम से बना है। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं, और बहुत ही बढ़िया एग्जांपल। हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है जिसको SF6 कहते हैं। ये दिखने में बहुत ही सिमेट्रिकल है, ऑक्टाहेड्रल है ये, है ना, और यहाँ पे sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है इसमें, ठीक है ना। ये पॉइंट ग्रुप में भी इसकी यही आएगा,
और अब ऐसे सिनारियो में, ऐसे केसेस में बनेगा क्या, ध्यान से देखिए, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, हर जगह नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पर क्या होगा जी, पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। अब जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल होता है, इस वाटर मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ पर अटैक करेंगे आसानी से। जब यहाँ पे अटैक करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा, कोई बताए। जिसके इतने सारे बॉडीगार्ड हो, अटैक होगा क्या, नहीं होगा, तो स्टेरिक क्लैश हो जाएगा। ये बहुत ही स्टेरिकली हिंड्रेड है ना। हेलो, यस सर। कह सकते हैं। ये सब लैंग्वेज तो समझ में आ रहा है ना सबको, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है। ये आ रहा है सर। बहुत भीड़ है भाई, यहाँ पे अटैक करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप बताइए, अगर आप सल्फर की जगह पे सेलेनियम यूज कर लें, क्या यूज कर लें, सेलेनियम की साइज बड़ी होती है, तो क्या यहां पर भी उतनी ही कठिनाई होगी। वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ना हमारा। यस सर। यहाँ वाटर, मतलब अगर मान ले तो रेट इसका बहुत स्लो होगा, ये तो 0% वेरी स्लो है ना। अब मैंने मान लीजिए कि किसी से आपने पैसे मांगे, आपको बहुत अर्जेंट काम है, 10 दिन 20 दिन तक, मतलब 2 दिन 4 दिन में, वो कहता है हम 4 साल बाद दे देंगे आपको, तो उसके देने का मतलब ना देना हुआ, है ना। तो ये रेट वेरी स्लो है। यहाँ पे अगर वाटर का अटैक कराया जाए तो चूंकि इसके जो बॉडीगार्ड है दूर दूर है, तो यहाँ पे अटैक हो जाएगा आसानी से। तो इसका रेट, मान लीजिए रेट 2 है और ये रेट 1 है, और एक और मॉलिक्यूल मैं सोचता हूँ, जैसे टेलोरियम होता है, टेलोरियम सेलेनियम से भी बड़ा होगा, क्योंकि सबसे ऊपर ऑक्सीजन है, फिर सल्फर है, फिर सेलेनियम है, फिर टेलोरियम है, फिर पोलोनियम है। बताइए, यही तो है। तो साइज वाइज सबसे बड़ा कौन है, पोलोनियम है, एक तरीके से रेडियो एक्टिव है, पोलैंड के नाम पे पड़ा, क्योंकि मैडम क्यूरी ने खोजा, उनका मदरलैंड क्या था, जन्म मातृभूमि क्या थी, पोलैंड थी। अब टेलोरियम को अगर आप देखेंगे तो टेलोरियम का साइज ही बहुत बड़ा है। एक क्लोराइड यहाँ हो गया, 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 एक क्लोराइड यहाँ हो गया। और अब अगर आप वाटर मॉलिक्यूल लेंगे तो अब ये वाटर मॉलिक्यूल और आसानी से जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस का, मैंने इसके पिछले वाले उसमें भी लेक्चर में बताया था कि जब आप नाइट्रोजन फैमिली में जाते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर घट रहा है, लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ROH है ना, हाइड्रोलिसिस इसकी ज्यादा होगी, TeF6 की ज्यादा होगी कि SeF6 की ज्यादा होगी कि SF6 की ज्यादा होगी, आप बताओ किसकी ज्यादा होगी आपके हिसाब से। हेलो, TEF6। TeF6 की ज्यादा होगी ना बेटा, ये आपकी ज्यादा होगी। तो इस तरीके से आपने सीख लिया एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग इसी में। अगर आप इस सर वहाँ TeF6 का, PCl, सर वहाँ हाँ, कल वाले में फिर PCl3 की ज्यादा हो रही थी। वहां पे चूंकि स्टेरिक क्लेश की बात नहीं थी, वहां पे चार्ज जी डेंसिटी की बात थी, वहां स्टेरिक क्लेश किसी में नहीं था ना। जी अगर जी। यहाँ पे हम देखो बच्चे, अगर मैं ये कर दूं, देखो सर, अगर मैं यहाँ पे कर दूं SCl2, ठीक है, फिर SeCl2, फिर TeCl2 कर दूं, तो फिर यहाँ पर भी सल्फर का ज्यादा होगा। नहीं समझे बात। जी जी। यहाँ पे ये तो इस नाते जीत रहा है क्योंकि ये यहाँ पे क्लेश, हिस्टोरिकली ओके। कम। जैसे मान लो कि अगर हम इंडिया और अमेरिका, दोनों के पॉपुलेशन सेम कर दिए जाएं तो इंडिया डेवलप हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अमेरिका के पास हिस्टेरिक क्लैश नहीं है, वहां पे हिस्टेरिक क्राउडिंग नहीं है, वहां पे जमीनें ही बहुत सारा है, इस नाते वो ज्यादा डेवलप हो रहे हैं। ये रीजन तो ये बहुत बड़ा है। तो इस नाते जो मैं कंपेरिजन करा रहा हूं उसको भी ध्यान देना कि किस बेसिस पे कराया जा रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ पे वाटर लूं, ठीक है, यहाँ पे वाटर ले लूं तो बनेगा क्या,
TeOH का होल 6, ये बन जाएगा। अब एक बहुत बढ़िया मॉलिक्यूल और चलते हैं, ये IIT एडवांस में इंटीजर टाइप में आया हुआ था और आपके PGT में भी आया हुआ है। ये जो P4O10 है, इसका पहले तो स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। P4O10 की खास बात क्या है वो देखेंगे और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कर लेंगे हम लोग, है ना। ओके, तो P4O10 में एक ऑक्सीजन पे होता है -2, तो 10 ऑक्सीजन पे कितना होगा बताइए, कोई तो बोल दो यार। क्या सर, क्या? एक ऑक्सीजन पे होता है -2, तो 10 पे कितना होगा? तो सर -20 हो जाएंगे। -20 होगा, तो एक फास्फोरस पे कितना रखें कि बैलेंस हो जाए? +5। +5 रख लो। तो जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे बेटा, तो बनेगा क्या, जो कुछ बनेगा फास्फोरस के जितने भी एसिड होते हैं, जो +5 वाला होगा, तो +5 वाला कौन होता है? H3PO4, ये +5 का होता है। ठीक बात है। अगर मैं P4O10 लूंगा तो ये बनेगा, लेकिन अगर मैं ले लिया क्या, P4O10 की जगह पे हमने कुछ और ले लिया, जैसे P4O6 ले लिया, क्या ले लिया? P4O6 ले लिया, तो एक ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2, तो 6 पे कितना होगा? -12 है। तो फास्फोरस पे कितना आएगा? -3 +3 आएगा। तो आप बताइए, अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूं तो क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से? कौन सा एसिड बनेगा जिसपे +3 हो? तो इससे बनेगा ये और इससे बनेगा ये, भी आउट हो गया ना, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रट्टा मारते थे हम लोग। ये +5 वाला +5 में जाएगा, +3 वाला +3 में जाएगा। मतलब कि अगर P4O10 है तो आर्थोफास्फोरिक एसिड बनेगा, P4O6 है तो आर्थोफास्फोरस एसिड बनेगा। ठीक बात है। हेलो, यस सर। अगर हम देखें तो यहां से अगर रिएक्शन बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 वाटर देना पड़ेगा, और 3 वाटर अगर आप यहाँ दे देंगे, ठीक है, तो 3 और 2 अच्छे हो गया। तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा मॉलिक्यूल P4O10 में, जाइए, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है ना हमारे पास। ओके, 4 तो कर ही दो कम से कम, तो ये हो जाएगा 6H2, है ना। ठीक है, 6 हो गया और 4 चौक 16, ठीक बात है। ऐसे इसको भी बैलेंस कर लेंगे। अब आइए देखिए जरा, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं P4O10 को। P4O10 की शक्ल कैसी होगी? तो पहले क्या है, एक फास्फोरस यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ये 4 फास्फोरस हो गए, चारों ही +5 में है, साथ sp3 बनाएंगे। तो एक का ये हो गया, एक का ये ऑक्सीजन हो। फास्फोरस को ऑक्सीजन सबसे ज्यादा प्यार है। इस पूरी पीरियोडिक टेबल में 2 एलिमेंट है जो आपस में बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, वो कौन कौन है? फास्फोरस और ऑक्सीजन। कहीं भी मौका मिले तो जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, और ये आप देखेंगे जब ऑर्गेनिक में बिटिंग रिएक्शन पढ़ेंगे तब, है ना, जब बिटिंग रिएक्शन पढ़ेंगे आप ऑर्गेनिक में, तो वहां इनका ये कारनामा देखेंगे आप। ये इनका स्ट्रक्चर है। हर एक फास्फोरस sp3 है, कैसा है? हर एक फास्फोरस sp3 है, हर एक फास्फोरस sp3 है, हर एक फास्फोरस sp3 है। और अब अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कराऊं, तो क्वेश्चन ये है कि सर जो अब वाटर आप लेके आओगे, इस वाटर का जो लोन पेयर होगा वो अटैक कहां पर करेगा? इस वाटर का जो लोन पेयर होगा किस जगह पे अटैक करेगा? तो अटैक हमेशा कमजोर वाले पॉइंट पर होता है, और यहाँ पे सारे पॉइंट सेम है। तो ये जो फास्फोरस का वैकेंट ऑर्बिटल है ना, ये चाहता है कि कुछ थोड़ा सा, ये जो तनाव है दोनों ओर से बांध दिया गया इसका पैर पकड़ के, ये खुलना चाह रहा है। और खुलने के लिए ये तोड़ेगा, ये तोड़ेगा तो इधर रास्ता जोड़ेगा, जहां जुड़ेगा वहीं
जुड़ेगा, जहां कोई चीज टूटेगा वहीं पे कोई चीज जुड़ेगा। अब आगे का कारनामा देखिए, इधर आगे का जो स्ट्रक्चर बनेगा इसका वो कैसा होगा। अब क्या हुआ कि जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेगा, है ना, ये स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस ऑक्सीजन ऑक्सीजन फास्फोरस ऑक्सीजन। ऐसा हो गया। ये वाटर आकर के यहाँ पे जुड़ गया और ये वाला बॉन्ड अब शिफ्ट होगा। जैसे ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ, अब क्या हुआ, ऐसा हो गया। बदले में क्या मिला, ध्यान से देखिए, ये वाली लिंकेज टूट गई, है ना, ये तो टूट गया हमारा, ये टूट गया। इसके बदले में यहाँ पे क्या आ गया हमारा, OH आ गया। ठीक है, और अब दोबारा फिर से क्या होगा जी, ये जो मॉलिक्यूल आपके पास बना है ना, इसमें फिर से वाटर का ऐड करेंगे आप, फिर से वाटर ऐड करेंगे तो अब की बार क्या होगा, ये वाटर यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला फिर OH से टूटेगा। ठीक है, और जब ये भी टूटेगा तो मैं फाइनली बना देता हूं आप लोगों को, जो फाइनल बनेगा तो फास्फोरस फास्फोरस। अभी बीच की सारी बॉन्डिंग टूट गई है ना, तो साइड साइड से बन गया है रिंग बस। यहाँ पर एक ऑक्सीजन, ये तो ये वाला जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था ये तो रह गया, यहाँ पर एक OH आ गया है और एक OH यहाँ पर आ गया, ऐसे ही तो हुआ है ना, यही तो बात है, सेम टू सेम। ठीक बात है, लेकिन यहाँ पर भी आ जाएगा OH, क्योंकि इधर से भी टूटेगा और यहाँ पर भी आ जाएगा, चारों ओर आ जाएंगे। ठीक है, और अगर चारों ओर आएंगे तो ये जो बनेगा स्ट्रक्चर बनेगा, H कितने बने, 1 2 3 4, H4 होगा। P कितने हैं, 4 है, तो P4 होगा। और O12 हो जाएंगे, O12 हो जाएंगे तो नाम क्या होगा इसका, टेट्रामर ऑफ साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड। जो साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड से उसका टेट्रामर है। और जब मैं इस वाले कंपाउंड का, इस वाले की हाइड्रोलिसिस करूंगा, क्या करूंगा, हाइड्रोलिसिस, इस पे फिर से और वाटर डालूंगा, ठीक है, इस वाले पर, तो ये फाइनली चेंज जो होगा हमारा, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल, फास्फोरस फास्फोरस फास्फोरस, रिंग ओपन होगी। और जब रिंग ओपन होगी तो देखो क्या होगा, कमाल हो जाएगा भाई, है ना। इन सब जो पॉलीमेरिक चेन टाइप के हैं, इनको पढ़ लीजिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, है ना, सीधे सीधे क्वेश्चंस बनेंगे भाई, सीधे सीधे क्वेश्चंस। ये बनेगा H6P4O13, जिसको बोलते हैं टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। और अगर मैं इसमें 3 वाटर डाल दूं तो ये बन जाएगा H3PO4। ये फाइनल क्या हो गया, इसका हाइड्रोलिसिस हो गया। ठीक है ना, ये इसका क्या हो गया, फाइनली हाइड्रोलिसिस हो गई, ये मॉलिक्यूल्स। ऐसे ही और कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए NF3 है। आवाज आ रही है आप लोगों को ना? यस सर। तो NF3 नॉर्मल टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं देता, नो रिएक्शन, जैसे CCl4 में था, क्योंकि नाइट्रोजन कहता है मेरे पास बैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। लेकिन अगर आप हाई टेम्परेचर दे दीजिए, ये जो हाई टेम्परेचर वाले खेल है ना, इनको एग्जाम में जाइएगा, अगर इनको आप पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने टेम्परेचर को रूम की जगह के हाई कर दिया, तो हाई टेम्परेचर मतलब सब कुछ पॉसिबल है। हाई टेम्परेचर को इंसान लाइफ में पैसा कहते हैं, अगर पैसा मिल जाए तो बहुत कुछ चीजें पॉसिबल हो जाती है। जो अफसर कहता है ये काम नहीं हो सकता, अगर उसको टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, फीजिबल हो जाएगा ना। तो ये हो गया आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट।
ठीक है, ऐसे ही अगर मैं SiF4 ले लूं और वाटर डाल दूं तो क्या बनेगा, SiOH का होल 4 प्लस 2H2 SiF6 है ना, ये सिल्सिलिक एसिड बन गया। और अगर आपने PCl5 ले लिया तो बहुत आसान हो जाएगा वाटर के साथ, तो क्या बनेगा 5HCl प्लस H3PO4। अब इस पे बेस अगर हम क्वेश्चन करने की कोशिश करें तो अब मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा और आपको उसका आंसर बताना है, ठीक बात है। हेलो, कितने लोग, 6 लोग ही बचे हैं, बताओ। कोई बात नहीं। क्वेश्चन 1 है पहला, जो अभी तक आपने पढ़ा उसके हिसाब से बताना है। which कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड एट रूम टेम्परेचर। इनमें से कौन सा रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोलाइज नहीं होगा? तो क्या PCl5, आप लोग ऑप्शन बताइएगा, PCl5, B, BiCl3, C, CCl4, D, PCl3। जो अभी तक पढ़ाया गया, बताइए कौन सा आंसर होगा, फट से टाइप करिए। which कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज एट, ऑप्शन टाइप कर दो फट से। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा सर, टाइप नहीं CCl4, होगा। CCl4 है ना। अब एक क्वेश्चन है कि which is correct about the hydrolysis of CCl4। CCl के 4 के हाइड्रोलिसिस में क्या चीज करेक्ट है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या चीज करेक्ट है, पहला है इट अकर्स एट रूम टेम्परेचर, क्या सही है? नहीं। नो इट सर। फेवर SN2 mechanism, it the gas obtained by this reaction is similar to the product obtained by the oxidation of CHCl3, ये सही है ना। अब एक क्वेश्चन इसमें है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अरेंज द, पढ़ लीजिए क्योंकि पेपर आने वाले हैं आपके, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। अरेंज द, अगर ऐसे 10 क्वेश्चन भी कठिन टाइप के पूछ लिए ना और आपके सही हो गए तो इजी तो सबके ही सही जाएंगे। अरेंज द फॉलोइंग क्लोराइड in order of, in decreasing order of hydrolysis। तो पहला इन्होंने दिया है SF6, दूसरा इन्होंने दिया है MgCl2, तीसरा इन्होंने दिया है SiCl4 और चौथा इन्होंने दिया है AlCl3। बताइए, ऑप्शन ए में दे रहे हैं कि 1 2 3 4, ऑप्शन बी दे रहे हैं 3 4 2 1, ऑप्शन सी में दे रहे हैं लोग 1 3 4 2, ऑप्शन डी में दे रहे हैं ये 4 2 3 1। कौन सा सही होगा? थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोग सोच के बताइए। सबसे आसानी से किसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी? तो जिसके पास बैक एंड डी ऑर्बिटल हो, क्राउडिंग ना हो। यहाँ बैक एंड डी तो है लेकिन क्राउडिंग है, यहाँ बैक एंड डी नहीं है, यहाँ बैक एंड इसके पास हो, तो 1 सबसे टॉप पे जाएगा। 1 के बाद किसको ढूंढूं? हाँ जी, सॉरी, ये 3 टॉप पे जाएगा, 3 टॉप पे। 3 किस में टॉप पर है? इस वाले, आंसर होगा 3 4 2 1। ठीक है, हेलो,
यस सर, क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसका मैं एक असाइनमेंट आप लोगों को डालूंगा, आप उस असाइनमेंट को भी आप लोग एक बार देखेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूँ आप लोगों से, ठीक है। Which among the following will show partial hydrolysis only? ठीक है, ए है क्या PCl3, बी क्या है ASCl3, सी क्या है SbCl3 और डी क्या है NCl3। बताइए, ये मैंने आपको बताया हुआ है कॉन्सेप्ट में। कौन सा सही होगा? सी होगा सर। बताइए भैया। सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सही है, बहुत अच्छा। अरुण, तुम्हारे आंसर सही जा रहे हैं भाई सबके, 4 लोगों ने आंसर दिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, 4 को तो भाई मैंने आपको लिखाया था कि नाइट्रोजन और फास्फोरस तो देंगे कंप्लीट, और एंटीमनी और आर्सेनिक क्या देंगे? पार्शियल। क्यों? क्योंकि इनकी साइज बड़ी थी, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी लो हो जाएगी। तो आपको नोट्स में भी बताया था, है ना, कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलती तो हो जाती है, बस ये गलती दोबारा आपको एग्जाम में रिपीट नहीं करनी है, ठीक है ना। तो ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। कल हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, अल्लाह।